हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था वो था अपना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स एंड कोरल्स। ठीक है, तो अपन ने इसमें जाना कि कैसे कोरल्स क्या होते हैं, जैसे कि सिलेंड्रेटस के एनिमल्स जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म रखते हैं, जैसे कि ओबेलिया, और उसमें जो पोलिप उसकी पॉलीमॉर्फिज्म फेज के अंदर पोलिप फेज जो आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य स्केलेटन बनाती है और वही स्केलेटन आपस में जुड़कर कोरेलम बनाता है और वो कोरेलम एक के ऊपर एक परतें जमाता है और जमाते हुए ऐसे छोटी छोटी टापू या द्वीप का निर्माण करता है जो कोरल रीफ्स के नाम से जाना जाता है। उनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अपन ने 8 या 7 टाइप की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखे, जिसके अंदर मेडिसिन से लेके इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन तक की उसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस थी। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी वो यूज में लिया जाता था, मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर भी यूज में लेते थे, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी के अंदर, और उसके अलावा उसमें जो बात करते हैं अपन सुंदरता और पर्यटन, जो टूरिस्ट के लिए भी वो इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, और अपन ने जब लास्ट क्लास पर बात कर रहे थे तो उसी वक्त अपन ने नेक्स्ट क्लास के लिए बात किए थे, और बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास जो आज की स्टार्ट होने वाली है वो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ हेलमंथीज। हेलमंथ्स, अपन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ हेलमंथ्स की पढ़ते हैं तो इसके अंदर जैसे ही अपन बात करते हैं प्रोटोजोआ, जो शब्द आता है अपने पास सेम। अब इसमें प्रोटोजोआ की अपन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख रहे थे तो इसमें बेनिफिशियल इंपोर्टेंस भी थे और हार्मफुल इंपोर्टेंस भी थे। ठीक है, लेकिन हेलमंथीज का जहां नाम आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने ह्यूमंस हो या अदर एनिमल्स हो, उन सभी एनिमल्स के अंदर ये डिजीज क्रिएट करने का काम करता है। ये परपोषक होता है, परपोषक पैरासाइट्स या पैरासाइट्स होता है जो किसी एनिमल के ऊपर या किसी एनिमल के अंदर रहकर उसको डिजीज करता है, उसको संक्रमित करता है। ऐसे एनिमल्स को अपन हेलमंथीज के अंदर रखते हैं, और हेलमंथीज के अंदर 2 फाइलम आते हैं। एक तो आता है प्लेटेलमंथीज, प्लेटीहेलमंथीज, ठीक है, और दूसरा आता है एस्केलमंथीज। एस्केलमंथ्स, ठीक है, ये दोनों ही जो है इनको अपन चपटे कर्मी कहा जाता है, प्लेटवॉर्म, और इनको कहा जाता है राउंडवॉर्म, गोल कर्मी और चपटे कर्मी। जैसे फीता कर्मी जो होता है, जैसे कि फेशियोला हिफिडिका, टीनिया फिबुला नाम जो अपने पास आता है, टीनिया फेबुला, फ्लेटवॉर्म, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी को इंक्लूड किया गया है हेलमंथिस के अंदर। और ये जो सभी हेलमंथीज होता है प्राणियों के द्वारा जो रोग उत्पन्न किए जाते हैं, यानी कि इन हेलमंथीज के द्वारा जो रोग उत्पन्न किए जाते हैं उनके लिए एक सामान्य नाम दिया गया है। प्लेटेलमंथीज और एस्केलमंथीज फाइलम के जो एनिमल्स है, और इन एनिमल्स के द्वारा, इन प्राणियों के द्वारा जो रोग डिजीज उत्पन्न की जाती है उनके लिए एक नाम दिया गया है हेलमंथीज। और ये नाम जो आता है ये दोनों के लिए आता है, प्लेटवॉर्म और राउंडवॉर्म, इन दोनों के लिए आता है। तो इसके लिए जो हेलमंथीज नाम उन जंतुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है
जो प्लेटलमंथीज, चपटेकर्मी एवं एस्केलमंथीज या अपन कहते हैं निमेटोहेलमंथीज गोलकर्मी समूह के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं इनको। इस समूह के अनेक कर्मी मनुष्य व अन्य जीवों के अंदर, मनुष्य सबसे ज्यादा जो ये रोग उत्पन्न करते हैं वो करते हैं जो पेट्स अपने जो होते हैं, पालतू जानवर जो होते हैं उनमें और मनुष्य के अंदर, मनुष्य में एवं पालतू पशुओं के अंदर, इन दो जीवों के अंदर ये सबसे ज्यादा रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। कुछ सदस्य पादपों के देह के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ इन दोनों ही फाइलम के कुछ मेंबर्स कहां पाए जाते हैं? प्लांट के अंदर, प्लांट टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं, प्लांट को संक्रमित करने का काम करते हैं। हेलमिंथीज प्राणियों के द्वारा जो रोग उत्पन्न किए जाते हैं उनके लिए एक सामान्य नाम हेलमिंथियासिस, और उन जो हेलमिंथीज फाइलम के जो एनिमल्स है और हेलमिंथीज फाइलम में आते हैं प्लेटलमंथीज और एस्केलमंथीज, दोनों ही फाइलम के लिए जो एनिमल है, जो हेलमिंथीज है, उनके द्वारा जो रोग उत्पन्न किया जाता है उनको हेलमिंथियासिस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा, या तो अगर प्लेटलमंथीज के द्वारा है कोई रोग उत्पन्न होगा या एस्केलमंथीज के द्वारा कोई रोग उत्पन्न होगा, तो दोनों को ही हेलमिंथियासिस के नाम से जाना जाता है। और जो भी इन वर्म के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है, तो डॉक्टर यही कहता है कि हेलमिंथियासिस रोग के लक्षण दिख रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से किसी एक फाइलम के एनिमल के द्वारा ये रोग फैला है, और इनमें से कौन सा रोग कौन से फाइलम के द्वारा फैला है और इनके अंदर कौन से फाइलम का कौन सा एनिमल है, इसके लिए फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है और उसमें पहचाना जाता है कि किस प्रकार का ये रोग होता है, किया जाता है। इस समूह में अधिकतर परजीवी होते हैं, और इस समूह के, वही बात मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों ही जो होते हैं ये परजीवी परपोषक होते हैं, दूसरे की देह के अंदर या देह के ऊपर परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं, और अपनी लाइफ साइकिल को एक एनिमल से के अंदर पूरी लाइफ साइकिल व्यतीत ना करके ये क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज किसी एक में, लार्वल स्टेज किसी दूसरे एनिमल के अंदर व्यतीत करते हैं, मध्यस्थ यानी कि जो इनकी मिड फेज होती है वो दूसरे एनिमल में, और जो एडल्ट मैच्योरेशन फेज जो इनकी होती है वो किसी थर्ड एनिमल के अंदर ये व्यतीत करते हैं। इनके या फिर इनकी दो एनिमल होस्ट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर ये इनके एग से लार्वा बाहर निकलता है, और सेकेंडरी जो इनकी प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है सेकेंडरी, उसके अंदर ये प्रवेश करते हैं और वहां पे अपने लाइफ साइकिल को पूरा कंप्लीट करते हैं। परजीवी होते हैं मात्र कुछ ही मृदा या जल में रहने वाले स्वतंत्र जीव है, अतः इन प्राणियों का केवल मात्र हानिकारक महत्व होता है, और इनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो होता है वो कैसा होता है, डिजीज युक्त होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं या एनिमल को किसी ना किसी प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। ये हानि ही उत्पन्न करते हैं, ना कि किसी प्रकार से ये लाभ उत्पन्न करते हैं। इनके जो सभी एनिमल्स होते हैं, जो जितने भी स्पीशीज है हेलमिंथीज और एस्केलमंथीज की, इनमें से अधिकतर इनकी स्पीशीज परजीवी होती है, और कुछ जैसे 100 लेके चले तो इनमें से 100% में से 80% परजीवी होती है, और 20% जो स्पीशीज है या तो ये सोइल के अंदर व्यतीत होती है या फिर वाटर के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को फ्रीली व्यापन करते हैं। ठीक है, तो अब जो इनके वर्गों के आधार पे, यानी कि एस्केलमंथीज और प्लेटलमंथीज, या अपन बात करें इंक्लूड बोथ हेलमिंथीज के जो रोग उत्पन्न करने वाली स्पीशीज है, उनको 3 वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है, और तीनों वर्गों को जो नाम दिया गया है वो इनके रोग फैलाने वाले स्पीशीज के आधार पे दिया गया है। कि अगर कोई ट्रिमेटोड्स
ट्रिमेटोड्स हेलमिंथेस रोग उत्पन्न करेगा तो उनको ट्रिमेटोडियसिस के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई निमेटोड्स के स्पीसीज, निमेटोड हेलमिंथेस स्पीसीज कोई रोग उत्पन्न करेगी तो उसको निमेटोडियसिस के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई फ्लैटवर्म या फीताकृमि या प्लेटलमंथीज के अंदर कोई स्पीसीज आती है तो वो अगर कोई रोग उत्पन्न करती है तो वो आता है कैस्टोडियसिस। ठीक है, तो इनको 3 वर्गों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला मैंने क्या बताया, सॉरी, ट्रिमेटोडियसिस। इस क्लास के अंदर जो स्पीसीज आती है वो आती है ट्रिमेटोड्स हेलमिंथेस, यानी कि ऐसी ट्रिमेटोड हेलमिंथेस के द्वारा कोई स्पीसीज, कोई डिजीज क्रिएट किया जाएगा तो वो किसमें आएगा, ट्रिमेटोडियसिस के अंदर आएगा। दूसरा जो ग्रुप है वो है निमेटोडियसिस। यानी कि निमेटोड्स के द्वारा निमेटोड हेलमिंथेस के द्वारा अगर कोई रोग डिजीज की उत्पन्न किए जाते हैं तो उसके लिए जो क्लास बनी हुई है वो है निमेटोडियसिस। और थर्ड जो है वो है कैस्टोडियसिस, यानी कि किसी फ्लैटवर्म चपटे कर्मी के द्वारा अगर कोई डिजीज क्रिएट की जाएगी तो वो कैस्टोडियसिस ग्रुप के अंदर इंक्लूड किए जाएगी और उसके अंदर इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और कैस्टोडियसिस के बाद में यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसीज दे रखी है जो किस प्रकार से अपने होस्ट में से किस प्रकार का रोग उनमें क्रिएट करती है, कैसे उनको संक्रमित करती है। तो जिनमें से सबसे पहले आती है आपके पालिस्टोना या पोलिस्टोना जिसे अपन कहते हैं, वो स्पीसीज है। फर्स्ट है पोलिस्टोमा स्पीसीज जो है वो मेंढक के अंदर, कछुओं के अंदर वह जो बेको होता है, बेको जिन्हें अपन कहते हैं, ये समुद्री जीव है। ठीक है, तीनों ही एक्वाटिक एनिमल है। जैसे कि अपन मेंढक की बात करते हैं तो उभयधर्मी एनिमल है, कछुआ भी उभयधर्मी है, और बात करते हैं अपन बेको तो ये भी उभयधर्मी होता है। ये जो अपने क्रैब्स जो होते हैं उस टाइप में दिखने वाला एनिमल होता है, जो पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। दलदली जगहों पे इनकी उपस्थिति अधिक होती है। तो इनकी आंत्र के अंदर ये पोलिस्टोमा पाया जाता है। 1 मिनट रुकना। घर पे पढ़ाने का यही दुख होता है कि कभी कोई भी आ जाता है और उसको क्लास को रोकना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये फ्रॉग के अंदर, टर्टल के अंदर पाया जाता है और यहीं पे इनके अंदर ये संक्रमण फैलाता है। जैसे कि उनकी आंत को, जो इंटेस्टाइन होती है, उनको डैमेज पहुंचाता है। दूसरा होता है फेसियोला का नाम आपने सुना होगा। फेसियोला हिफेटिका, अपन फर्स्ट ईयर से इसका नाम सुनते आ रहे हैं। फेसियोला हिफेटिका जो होता है ये भेड़ की आंत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो यकृतकृमि, इसको कहते हैं लिवर फ्लूक।
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो भेड़ होती है उसकी आंत्र में पाया जाता है, भेड़ की आंत्र में पाया जाता है, और वहां पे लीवर के अंदर पाया जाता है, लीवर को डैमेज करने का काम करता है। तो ये भेड़ के यकृत में अंतःपरजीवी के रूप में होता है। जीवन चक्र घोंगे जो सीपी जो आती है, एक्वाटिक एनिमल होता है, सीपी मोलस्का का एनिमल है, उसके अंदर ये अपना प्राथमिक जीवन व्यतीत करता है। जीवन चक्र घोंगे हुए भेड़ में पूरा करता है, यानी कि इसके होस्ट जो होते हैं ये 2 होस्ट के रूप में जीवन व्यतीत करता है। इसके 2 होस्ट होते हैं, एक तो होता है सीपी और दूसरा होता है भेड़। इन दोनों के अंदर ये क्या करता है? अपना जीवन व्यतीत करता है। पहले ये एक्वाटिक एनिमल उसके सीपी के अंदर रहता है, और सीपी जब मल के रूप में मल त्यागती है वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ को, तो उस समय ये पानी के अंदर आ जाता है, एक्वा के अंदर आ जाता है, और एक्वा के अंदर जब भेड़ पानी पीती है उस समय ये भेड़ के अंदर स्टमक में चला जाता है, और वहां से बाइल जब एंजाइम्स का जो पाचन किया जाता है और वो पचित डाइजेस्टिव फूड को जब एब्जॉर्ब किया जाता है माइक्रोविली के द्वारा, तो वहां से माइक्रोविली के द्वारा ये कहां पहुंच जाता है? लीवर में। लीवर में पहुंचकर ये लीवर को डैमेज करने का वर्क करता है। जीवन चक्र घोंगे हुए भेड़ में पूरा करता है। यह यकृत विगलन रोग उत्पन्न करता है, यकृत को गलाने का रोग उत्पन्न करता है। भेड़ों में संक्रमण से अरक्तव्य परमस्तिष्क रक्तघात के रूप में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये लीवर को डैमेज कर देते हैं, जिससे रक्त स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है, और रक्त की कमी के कारण भेड़ की मृत्यु हो जाती है। अगला जो आता है वो है आपके थर्ड नंबर का ऑफिस्थोरेसिक या ऑफिस्थोरेकिस, इसको हिंदी में कहते हैं ऑफिस्थोकिस। ऑफिस्थोकिस एनिमल मनुष्य का फ्लूक होता है, ये ह्यूमन फ्लूक होता है। यानी कि ये जो पाया जाता है ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, और ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ये जो जिन क्षेत्रों में मिलता है ये सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर मिलता है। इंडिया के बाद चाइना, इंडिया, और एक और कंट्री है जहां पे इसकी सर्वाधिक होती है, हांगकांग के साथ पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 3-4 जगहों पे पाया जाता है। हांगकांग, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, इन जगहों पे, और एक होता है श्रीलंका। इन 5 कंट्रियों में इस स्पीशीज बहुतायत से मिलती है, जो कहां किसको होस्ट के रूप में अपनाती है? ह्यूमन को, और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहकर ये रोग उत्पन्न करने का काम करता है। अगली जो स्पीशीज आती है वो है आपके सिस्टोमा। सिस्टोमा स्पीशीज जो है ये मनुष्य व अन्य जंतु का रक्त फ्लूक है, यानी कि ये ह्यूमन एंड एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर रहकर उनका रक्त सक करने का वर्क करती है, और जिससे रक्त की कमी के कारण सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया, या अपन कह सकते हैं एनीमिया रोग, सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और एनीमिया रोग जो होता है रक्त की कमी से होता है। तो ह्यूमन के अंदर और अदर एनिमल्स जो जंतु होते हैं उनके अंदर ये स्पीशीज पाई जाती है, और वहां पे रहकर उनकी इंटेस्टाइन में रहकर रक्त को सक करने का वर्क करती है, और सक करने के कारण रक्त जो ह्यूमन
ह्यूमंस या जंतुओं के अंदर रक्त की कमी हो जाती है जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, और रक्त की कमी के कारण ह्यूमंस एंड जो जंतु होते हैं जिनके अंदर ये परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं, उन होस्ट की मृत्यु हो जाती है। फिर है पैरागोनियम्स। पैरागोनियम्स पैरागोनियम्स मांसाहारी स्तनियों जैसे कि मनुष्य, शहर, जो लोइन जो होता है उनके अंदर लोमड़ी, चीता, कुत्ता, जंगली जानवर इनके अंदर पाया जाता है। जंगली सुअर जो होता है, बिल्ली, चूहा, जो भी स्तनधारी मांसाहारी होते हैं, यानी कि मैमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं और वो मांस का सेवन करते हैं, तो उनके अंदर ये पैरागोनियम्स पाया जाता है। और पैरागोनियम्स ये द्वितीयक पोषक, इनका जो द्वितीयक पोषक, प्रथम पोषक जो होता है वो होता है मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया स्तनधारी मांसाहारी जो होते हैं उनके अंदर इनका ये प्राइमरी होस्ट के रूप में यूज करता है उसको। एंड सेकंड होस्ट जो होता है वो क्रेब होता है। क्रेब जो होता है वो सेकेंडरी होस्ट के रूप में होता है, और ये अपनी जो बाकी की लाइफ व्यतीत करता है वो केकड़े के अंदर व्यतीत करता है। और ये पाया जाता है कहां पे? मैमेलिया जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनके लंग्स के अंदर पाया जाता है, जिनकी इसकी उपस्थिति के कारण एनिमल के अंदर टीबी रोग उत्पन्न होता है। टीबी रोग जिसमें काशी बहुत अधिक चलती है। ठीक है, फिर आता है मोनिजिया। मोनिजिया रोग, मोनिजिया जो स्पीसीज है ये भेड़, बकरी जैसे जुगाली करने वाले जितने भी मैमेलियन एनिमल्स होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, ऊंट, और साथ में अपने जो गाय भैंस वगैरह जो होती है वो भी जुगाली करती है। तो जुगाली करने वाले एनिमल्स के अंदर ये मेनिजिया पाया जाता है। ये पशु के आंत्र में पाया जाता है, वहां उनके आंत्र में पाया जाता है। और इनकी मध्य फेज जो मीजोफेज जो इनकी होती है वो लेग्यूमेना है, यानी कि इनकी मध्य पोषक, यानी कि ये मध्यस्थ मीजो अपन कहे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्राइटरी। तो टर्सरी से पहले जो सेकेंडरी होस्ट होगी इसके अंदर 3 होस्ट पोषक के रूप में, ये होस्ट के रूप में ग्रहण एनिमल्स को प्रपोषक के रूप में रखती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो टर्सरी से पहले जो सेकेंडरी होस्ट के रूप में ये यूज करती है वो आता है गैल्यूमिना एनिमल के अंदर ये अपनी मध्यस्थ अवस्था को पूरी करती है, यानी कि लार्वल अवस्था को कंप्लीट करती है। ऐसे ही आपके कुछ और भी इसके अंदर दे रखे हैं, लगभग आपके इसमें दे रखे हैं, इसमें आपके सीरियल नंबर भी गलत हो रखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 स्पीशीज के रूप के बारे में बता रखा है, जो इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। समझाने का बस इसमें यही है कि ये एक तो कहां पे ये मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें दे रखा है। दूसरा, इसमें इनकी मध्यस्थ अवस्था कौन से पोषक में कंप्लीट होती है, प्राइमरी अवस्था कौन से होस्ट में, और अंतिम अवस्था जो होती है वो कौन से होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है। तो ये सभी डिटेल्स इसमें दे रखी है। और ये जो आपके जितने भी ये 23 या 24 स्पीशीज के बारे में इसमें बता रखा है वो सभी हार्मफुल है। कैसी है? हानिकारक स्पीशीज है, जो किसी ना किसी प्रकार से रोग उत्पन्न करती है और किसी ना किसी 1 या 2 या 3 होस्ट के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है। ठीक है, और ये सभी इसमें ना तो कोई समझाने का ज्यादा है और ना ही कुछ, तो इसमें जो अपन बात करते हैं इनको आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर जो समझ में नहीं आए वो मेरे को उसका, जैसे कि अपन बात करते हैं मोनिजिया आपके समझ में नहीं आया तो मोनिजिया आप इसका नंबर डाल दो, नंबर डाल के कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया, और मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर मैंने पिछली क्लास में बताया था, व्हाट्सएप कर देना। और व्हाट्सएप अगर मैं अच्छे से वहां पे आपको
क्लियर कर दूंगा कि ये क्या है, कौन सी स्पीसीज है, कहाँ प्लेटेलमंथीज की है, एस्केलमंथीज की है, और किस प्रकार से ये रोग क्रिएट करती है, इसके इस एनिमल के और अदर कौन कौन से रोग होते हैं, किस प्रकार से ये होस्ट के अंदर प्रवेश करती है, ये सभी मैं आपको वहां पे बता दूंगा। ठीक है, तो अपना जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ हेलमिंथीज है मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मैंने 60 स्पीसीज का यहाँ पे बता दिया, और बाकी जो आपके 17 स्पीसीज है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और जो समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ सकते हो। आगे आगे बात करते हैं अपन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो आपका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ हेलमिंथीज कंप्लीट है। याद रखना, जो भी समझ में नहीं आया वो आपको पढ़कर मेरे से पूछना भी है। अगर नहीं पूछोगे तो मैं यही मानूंगा कि आपने ये पढ़ा नहीं है, यानी कि आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और मैं इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा अगर आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते हो तो। ठीक है, तो आपको ये पूछना ही होगा, और आप कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो, बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हो कि सर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। आप इसको आसानी से अच्छे से समझा दो जो भी है। ठीक है, आगे जो आपका अगला जो है वो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। मैंने एक लेसन आपको पढ़ने के लिए दिया है, ये समझ लीजिए कि हेलमिंथीज, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ हेलमिंथीज आपको पढ़ना है। मैंने उसमें से कुछ भी नहीं बताया आपको। ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ हेलमिंथीज में मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया, और आपको जो समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है, और आप लगभग 11th या 9th से इसको पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आसानी से मेरे से पूछ सकते हो। जैसे कि अपन साइंस अपने 6th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, और वहां से डिजीज के बारे में बताया जाता है, जैसे हाथी पाँव, वो जो हाथी पाँव होता है, यानी कि जो पशुओं के अंदर अधिकतर होता है, और एक होता है फील्ड पाँव जिसे अपन कहते हैं मुंह पका, खुर पका, ऐसे जो रोग जो आते हैं वो हेलमिंथीज के द्वारा ही फैलाए जाते हैं, और ये इनके अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और होस्टेज क्या होता है, परजीवी क्या होते हैं, ये सब अपन आसानी से जानते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं अपन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। इसके अंदर अपन ने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था, जो आती है क्या नाम, पेलिमोन और एपिस इंडिका, जो एपिकल्चर के अंदर आती है, और प्रोन कल्चर के अंदर प्रोन कल्चर, लाख कल्चर अपन ने पढ़ा है। सभी किसमें आता है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, जिसमें मेरोस्टोमेटा, एर्गोनिडा, क्रेस्टेशिया के अंदर प्रोन आता है, भोजन के रूप में किया जाता है, परलोभ के रूप में किया जाता है। ऐसे ही सलब जो आते हैं वो अपन लाभ कल्चर के लिए यूज में लेते हैं, लाभकारी कीट होते हैं। ऐसे ही कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो अपने अंदर रोग उत्पन्न करती है, जैसे कि मलेरिया हुआ, जैसे कि एनाफ्लीज मच्छर या मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होती है उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन्स है, लेकिन इसको फैलाने वाला जो वाहक होता है वो होता है वेक्टर, जो होता है वो है मच्छर। और मच्छर किसके अंदर आता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। ऐसे ही एडिस एजिप्टाई जो पीला ज्वर या मानव के अंदर विषाणु को प्रोवाइड करवाती है, एक वायरस होता है जिसको अपने ह्यूमंस के अंदर मादा मच्छरों के द्वारा ही इंजेक्ट किया जाता है। और मादा मच्छर जो है उसका नाम है एडिस एजिप्टाई। ऐसे ही क्यूलेक्स एवं अन्य मादा मच्छर, एक तो होता है क्यूलेक्स, और उसके अलावा जो अन्य अदर मादा मच्छर जैसे होते हैं, जैसे कि एनाफ्लीज, एडिस, ये सभी क्या करते हैं, ये भी एक वाउचेरिया बैक्टेरोप्टाई निमेटोड्स जो होता है। आगे यहाँ पे अभी हेलमिंथीज के लिए अपन पढ़ रहे थे, तो वो निमेटोड्स भी इन मच्छरों के द्वारा अपने अंदर पहुंचाया जाता है। तो ये वेक्टर के रूप में भी काम करते हैं आर्थ्रोपोड्स कुछ अपने कल्चर के अंदर। जैसे कि अपन बात करते हैं पेलिमोन के लिए, पेलिमोन के अलावा अपन बात करते हैं स्लब जो मोथ होता है,
उनके लिए अपन कल्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि वो कितना अपने लाभ प्रोवाइड करवाता है, एरी कल्चर जो अपन कहते हैं, ठीक है। और साथ में ही अपने जो प्रॉन कल्चर की जो किया जाता है वो फूड के लिए किया जाता है। एपिस इंडिका अपन किसका एपीकल्चर जो करते हैं उसमें शहद के लिए और वैक्स के लिए उनका कल्चर करते हैं। बॉम्बेक्स मोराई जो शहरी कल्चर होता है वो भी आर्थ्रोपोडल में एनिमल है, उसका भी अपन कल्चर करते हैं। और वो अपन को क्या कर सिल्क कल्चर या सिल्क अपन कहते हैं शहरी कल्चर या सिल्क कल्चर, जिसमें अपन को वो रेशम उपलब्ध करवाती है और रेशम से अपन वस्त्र पहनते हैं अच्छे अच्छे, वो भी अब आर्थ्रोपोडा के एनिमल होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा एक प्रोटोजोन्स एनिमल के समान ही होता है कि वो हानिकारक भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा की अपन जो बात करते हैं वो भी क्या है, एक बेनिफिशियल भी है और वेक्टर के रूप में ये कार्य करते हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज जो ये रोग भी उत्पन्न करते हैं जैसे कि, और कुछ हानिकारक आर्थ्रोपोडा भी होते हैं जैसे कि अपन बात करते हैं किनके लिए, कॉकरोच के लिए। तो कॉकरोच भी एक वेक्टर की तरह कार्य करता है और अनेक रोग अपने भोजन के, जब किचन के अंदर वो किसी भोजन के संपर्क में आता है और उस भोजन को कोई मनुष्य या कोई जंतु खा जाता है तो उसमें उन रोगों का प्रवेश हो जाता है और वो जैसे कि पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित भी हो जाते हैं क्योंकि वो भोजन को दूषित करने के कार्य करते हैं। तो इनमें से अपन जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से अपने को इंपोर्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं या लाभ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा को अपन डिटेल में जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अंदर अपन देखते हैं तो आर्थ्रोपोडा शब्द जब आता है तो ये अपनी बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे बिग फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। यानी कि इस फाइलम के अंदर इतनी स्पीशीज पाई जाती है जो पूरी डाइवर्सिटी की कंप्लीट बायोडायवर्सिटी का 80% भाग बनाती है। और इसकी जो ज्ञात प्रजातियां है यानी कि इसका जो नॉन स्पीशीज है अपने पास वो है लगभग 9 लाख स्पीशीज। ये एक ऐसा फाइलम है जिसकी स्पीशीज एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, एंड एरियल, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर एरियल स्पीशीज के रूप में भी इस फाइलम की स्पीशीज पाई जाती है। एक्वाटिक जल के अंदर भी रहती है, थल पे भी रहती है और वायु के अंदर भी रहती है। और सबसे ज्यादा अपन कहते हैं उसको कहते हैं उद्विकास जो कहते हैं, या उद्विकास को हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, उद्विकास शब्द ले लिया, अभी मेरे को इंग्लिश में याद नहीं आ रहा उसका। उद्विकास फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा उद्विकास जो होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है, यानी कि इनकी स्पीशीज न्यू क्रिएट होती जाती है। न्यू स्पीशीज का क्रिएट होना ही, अचानक न्यू स्पीशीज का क्रिएट होना क्या कहलाता है, उद्विकास कहलाता है। तो इन स्पीशीज के अंदर चेंजेस आते रहते हैं जिससे न्यू स्पीशीज बनती रहती है। आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर इतने चेंजेस होते रहते हैं जिससे कि उनके न्यू स्पीशीज बनती रहती है, क्रिएट होती रहती है। और अपने आंखों के सामने ऐसी स्पीशीज भी कभी कभी आर्थ्रोपोडा की आ जाती है जो अभी अननोन है, उसको ज्ञात नहीं किया गया, उसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। जैसे कि अपन बात करते हैं अपने आंखों के सामने स्पाइडर अपन देखते हैं, एंड्स अपन देखते हैं। तो एंड्स में अपन अपने लोकल लैंग्वेज में भी उनको अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे कि ब्लैक एंड, रेड एंड, और साथ में अपन जो अलग टाइप्स की जो होती है
जो खेतों में पाई जाती है उनको फसलों के नाम पे, अगर तरबूज की फसल पे जो पाई जाती है तो उसको अलग स्पीसीज के नाम से कहते हैं अपन, जैसे कि अभी लोकल लैंग्वेज अपन यूज नहीं कर सकते, तो ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज अपने सामने होती है, सबसे ज्यादा किसमें होती है, आर्थ्रोपोडा के अंदर होती है, जिसे अपन कहते हैं बालूड़ी कीड़ी, वो भी जो होती है वो आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज होती है, लेकिन उनकी स्पीसीज अलग अलग है एंट्स की। अब अपन देखते हैं चींटियां या एंट्स जो होती है वो अपने सामने बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन उनमें से कई स्पीसीज ऐसी होती है, जैसे छोटी एंट्स जो होती है ब्लैक एंट्स, एक जो अपन सुबह सुबह आटा डालने के लिए जाते हैं वो स्पीसीज अलग होती है, एक जो अपन कहते हैं जो गुड़ में जो एंट लग जाती है ब्लैक वाली जो बड़ी होती है वो काटती भी है, जिनको अपन मकोड़ा या क्या कुछ कहते हैं, वो भी इन स्पीसीज के अंदर ही आता है। लेकिन अपन जानते किसको है, सिर्फ या तो जो आटा डालने के लिए जाते हैं वो एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, इनमें से कुछ रेड एंट्स भी आती है। अब रेड एंट्स भी दो होती है, एक तो अपन आटा डालने जाते हैं उनमें भी दो होती है, एक ब्लैक होती है एक एंट होती है, एक छोटी जो आती है जिनमें एक तो ब्लैक होती है जो स्पीडली चलती है, ठीक है, और वो ज्यादातर मीठे पे लगती है, जैसे कि कोई भी अपने पास चीनी, अपने घर में चीनी होती है या कुछ और दाने होते हैं मीठे के, उनके आगे उनके पास लग जाती है और बहुत स्पीड से चलती है, ठीक है। एक उसी साइज की दूसरी एंट होती है लेकिन वो स्पीड से नहीं चलती और देखने में उसको थोड़ा ऐसे आकार में थोड़ी भारी होती है, वो स्पीड से चलने वाली जो थिक होती है वो तो थिन होती है, एक होती है थिक उसी आकार की, ठीक है। अब जैसे अपन बात करते हैं बड़े एंट्स की, जो ब्लैक वाले होते हैं उनमें भी एक तो होता है अपन कहते हैं ऊंट मकोड़ा जो होता है वो ब्लैक वाला, एक होता है ब्लैक, एक तो होता है रेड, जो कहां जैसे अपन खेतों के पास में जो मेड़ बनाते हैं अपन उनके नीचे की तरफ वो अपने बिल बनाते हैं, ठीक है, और वहां पे रेड टाइप के होते हैं। जब कभी अपन छोटे बच्चे थे, जैसे मैं छोटा बच्चा था, तो उस समय उनके मुख में बबूल के कांटे डालकर घड़ी बनाया करता था, ठीक है, तो वो वाले अलग आते हैं और ये जो ब्लैक जो अपने घरों में पाए जाते हैं वो अलग आते हैं। तो ऐसी स्पीसीज अपन आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज को सबसे ज्यादा देखते हैं और सबसे कम पहचानते हैं, यानी कि आर्थ्रोपोडा की स्पीसीज कितनी है, लगभग 9 लाख स्पीसीज है, और जानते कितनी है उनको खुद भी, जैसे अभी तक अपन ने या तो बुकों में पढ़ा है उनको जानते हैं, या अपन ये जो एंट वगैरह होती है उनको जानते हैं, या स्पाइडर को जानते हैं, ठीक है, इतना, या कॉकरोच को जानते हैं, या अपन कहे पेलिमोन को जो अपन बुक में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, क्रेस्टेशियन एनिमल, इंसेक्ट एनिमल। और इस आर्थ्रोपोडा में अगर इंसेक्ट वर्ग की अपन बात करते हैं, क्लास इंसेक्टा की, सबसे ज्यादा म्यूटेशन और उद्विकास जो उत्परिवर्तन जो होता है, हाँ म्यूटेशन कहते हैं इसको, ठीक है, उद्विकास को क्या कहते हैं, म्यूटेशन, सबसे ज्यादा किसमें आता है, इंसेक्ट वर्ग में होता है, और आए प्रतिदिन इसके अंदर स्पीसीज चेंजेस होती रहती है, ठीक है। और अपन बात करते हैं कि इसमें अभी अपन प्रोटोजोआ की बात कर रहे थे, तो प्रोटोजोआ के समान ये हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है, और इसके लाभदायक जो एनिमल्स है आर्थ्रोपोडा के उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है मेरिस्टेमेटा, मेरिस्टेमेटा, इसके अंदर एक्वाटिक एनिमल भी आते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल भी आते हैं, जैसे कि इस वर्ग में किंग क्रेब, किंग क्रेब को इंक्लूड किया गया है, साथ में ही इसमें ल्यूमिलस को इंक्लूड किया गया है, यूरोप्टेरस को इंक्लूड किया गया है, और साथ में ही टेरिगोटस, टेरिगोटस को इंक्लूड किया गया है, और एक है समुद्री बिच्छू स्कॉर्पियन, सी स्कॉर्पियन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इन सभी का जो इनको इंक्लूड किया गया है किसमें, मेरिस्टेमेटा के अंदर। अब ये एक ग्रुप है मेरिस्टेमेटा, और इस मेरिस्टेमेटा के ग्रुप के अंदर जो भी जितने भी आर्थ्रोपोड्स को इंक्लूड किया गया है,
इनको इंक्लूड करके यहाँ पे इनका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है मुर्गों को भोजन, जो मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन जो करते हैं उनमें, और सुअर का जो पालन करते हैं उनको ये भोजन के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे उनके अंदर उनके जो मांस है उनमें वृद्धि होती है, उनका आकार बढ़ जाता है। साथ ही कुछ स्पीशीज ऐसी है जैसे दक्षिणी पूर्वी तट पर, पैसिफिक तट पर तथा ये दूर दूर तक पाई जाती है। मिल्यूलस की ऐसी ही जातियां, एक स्पीशीज और है इसमें ल्यूमुलस। ल्यूमुलस स्पीशीज के अंदर अपन ऐसे की बात करते हैं, कहां की, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं। तो ऐसे के अंदर इसको मनुष्य भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि पेलिमोन को ग्रहण करते हैं ना, उसी प्रकार इसको भी ग्रहण करते हैं। ऐसे ही एक्रिनिडा है, क्रेस्टेशिया है, इन सबको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में लगभग हमको ये 2 क्लास लेनी होगी इसके बाद में, और अपनी पीछे आगे की 2 क्लासों में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा कंप्लीट होगा। और आज अपन ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा कि इसके अंदर आर्थ्रोपोडा की 9 लाख स्पीशीज ज्ञात है जिनके अंदर, और सबसे बड़ा फाइलम है। तो अगर आपको जनरली भी कोई, जैसे कि अपन लोकल कभी ग्रुप में या कहीं बैठे हुए होते हैं और कई लोग चिढ़ने वाले होते हैं, ठीक है, और उनको साइंस का अधूरा ज्ञान होता है, या कभी थोड़ा कुछ जानने वाले लोग भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं साइंस हूँ और कोई सामने वाला साइंस का है तो वो कुछ उसको मेरे को पूछना है कुछ, तो मैं ऐसे क्वेश्चन कर लेता हूँ कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है या सबसे छोटा फाइलम कौन सा है। या आपको कोई जनरल नॉलेज रखने वाला व्यक्ति भी आपको आसानी से पूछ सकता है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम को सबसे बड़ा फाइलम क्यों कहा जाता है, या आपके जो किंगडम है उसमें सबसे बड़ा फाइलम सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो ये छोटी छोटी जीके जनरल नॉलेज की बातें होती है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज जो पाई जाती है आर्थ्रोपोडा की, वो इंसेक्टा वर्ग के अंदर पाई जाती है। और यही ऐसा फाइलम है जिसकी स्पीशीज तीनों क्षेत्रों में अपन को मिल जाती है, एक्वाटिक क्षेत्र में भी मिल जाती है, टेरेस्ट्रियल और एरियल क्षेत्र में भी इसकी स्पीशीज मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आगे नेक्स्ट क्लास में मेरोस्टोमेटा से। मेरोस्टोमेटा के अंदर मैंने अभी तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि किंग क्रेब, लिमुलस और यूरोप्टेरस, टेरिगोटस और सी स्कॉर्पियन, इन सभी को अपन ने एक ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जिसका नाम है मेरोस्टोमेटा। और मेरोस्टोमेटा के अंदर जो भी स्पीशीज को रखा गया है उन स्पीशीज को कुक्कुट पालन के अंदर, सुअर पालन के अंदर यूज में लिया जाता है, भोजन के रूप में इनको उपलब्ध करवाया जाता है सुअर और मुर्गों को, जिससे उनके मांस में वृद्धि हो जाती है, उनका आकार बढ़ जाता है। साथ ही साथ एशिया महाद्वीप के अंदर ल्यूमुलस स्पीशीज को मनुष्य भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है एर्किनिडा जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, मैंने ये अच्छे से बता दिया मेरोस्टोमेटा, और आप बुक का सहारा लोगे कि मेरोस्टोमेटा के अंदर किंग क्रेब, ल्यूमुलस, यूरोप्टेरा एंड टेरिगोटस और सी स्कॉर्पियन का जो मैंने बताया है वो क्या सही है या गलत। ठीक है।